नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है एमपी टेक का और एमपी टेक में आपका दिया गया है इन्वायरमेंट टॉपिक। तो जो भी इन्वायरमेंट टॉपिक से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होंगे इसमें करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है? तो ध्यान रखना, जैविक घटक के अंतर्गत समस्त जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है। अब जिसमें जीव है वो जैविक घटक, तो जंतु में क्या होता है? जीव होता है, इसलिए ये जैविक घटक। अब बचते हैं कौन से? अजैविक घटक। तो अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं भौतिक तत्व जैसे कि मिट्टी, वायु, जल। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरनाक है? तो ध्यान रखना, पर्यावरण के लिए खतरनाक कौन सा वृक्ष है? तो वो है यूकेलिप्टिस। ये क्यों है? क्योंकि यूकेलिप्टिस जो है जहाँ उगता है वहाँ के आसपास के जल को ये अत्यधिक मात्रा में खींच लेता है। जब ये अत्यधिक मात्रा में खींच लेता है तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे जो जल संतुलन है वो बिगड़ सकता है। इसीलिए इसे पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवाद की संज्ञा दी गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यूकेलिप्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता? तो ध्यान रखना, जो शैवाल और कवक इससे मिलकर बनता है लाइकेन, और लाइकेन जो होता है ये वायु प्रदूषण का संकेतक होता है। यानी जहाँ पर भी वायु प्रदूषण होगा वहाँ पर लाइकेन नहीं उगता। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इसलिए आप देखना, लाइकेन जो है ये मेट्रो सिटी के आसपास आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि वहाँ पर वायु प्रदूषण अत्यधिक मात्रा में होता है, इसलिए। वह क्लियर? जो लाइकेन होता है ये सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है, और SO2 की मात्रा यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ये समाप्त हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन DDT एक खालिस्तान है। तो ध्यान रखना, जो DDT है ये एक अजैविक अपघटनी है, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है। एक्चुअली क्या है, जो DDT है इसका प्रयोग कृषि में कीटनाशक के रूप में और कुछ देशों में मलेरिया के उपचार के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने 1972 में इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ये एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, इसलिए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण यानी कि संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ध्यान रखना, 1986 को भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम को पारित किया गया था, और इसके अतिरिक्त 1972 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, और इसके बाद जो है 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1986। हुआ क्लियर? ये दी गई है सूची, ठीक है, और ये दिया गया है कि वहाँ पे कितना साउंड होना चाहिए उन क्षेत्रों में। तो ध्यान रखना, जो आवासीय क्षेत्र है वहाँ पे साउंड होना चाहिए 55 डेसी, ठीक है, और जो शांत जगह है, साइलेंट जोन है, वहाँ पे जो साउंड होना चाहिए 50 dB, और जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पे साउंड होना चाहिए 70 dB तक, और जो व्यापारिक क्षेत्र है वहाँ पे साउंड होना चाहिए 65 dB। तो ये जो आपको लिस्ट याद होना चाहिए, आप मिलान कर लेना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? तो सिंपल सी बात याद रखना कि जैव निम्नीकरण का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जो पृथ्वी में मिलकर मिट्टी बन जाते हैं उन्हें कहते हैं जैव निम्नीकरण। तो जो मानव के अवशेष होंगे, खुद मानव होगा, ठीक है, पशु पक्षी होंगे उनके अवशेष होंगे, ये सभी अवशेष जो हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, क्योंकि मानव जो है पंच तत्वों से मिलकर बना है। पशु भी बने हैं, पक्षी बने हैं, और प्रकृति के हर
पेड़ पौधे बने हैं। अगर जैसे ये अवशेष बनते हैं तो उन्हीं 5 तत्वों में मिल जाते हैं, जैसे कि अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल, XYZ, ठीक है। तो जो भी उनसे बनेगा वो उसे मिल जाएगा। तो जो ऊन है ये किससे निकला है? ये निकला है भेड़ से। तो भेड़ बना कैसे है? ये 5 तत्वों से बनकर बना है। तो इसके जो निकला हुआ वेस्ट ऊन है ये भी उसी में मिलने की क्षमता रखता है, ना मिट्टी बनने की क्षमता रखता है। तो ये होगा जैव निम्नीकरण। और जो प्लास्टिक है, एल्युमिनियम है और कांच है ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। तो ध्यान रखना, प्रकाश रासायनिक धुंध प्रदूषकों का एक मिश्रण होता है जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करके एक भूरे आवरण का निर्माण शहर के ऊपर करते हैं। इसमें निम्नलिखित प्रदूषण पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। हुआ क्लियर? वाष्पीकरण कार्बनिक यौगिक, ओजोन O3 और पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी कि पेन। ठीक है, ये सभी जो है उस प्रदूषक में पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओजोन। हुआ क्लियर? क्योंकि यहाँ पर एल्युमिनियम नहीं हो सकता, मीथेन नहीं, फास्फोरस नहीं। हुआ क्लियर? ध्यान, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और ये भी ध्यान रखना कि जो प्रकाश रासायनिक धुंध का जो पर्यावरण है और मनुष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसमें जो मौजूद होते हैं रसायन वो आँखों में जलन पैदा करते हैं। ये नाइट्रोजन चक्र को भी प्रभावित करता है, ये ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया था? तो ध्यान रखना, पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा है 3। धारा 3 के अंतर्गत जो है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण देश के भूजल विकास के लिए विनिमय संबंधी गतिविधियों को निगरानी करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन जैव विविधता संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना, कुछ संस्थान है आपको याद होना चाहिए, जैसे कि पूछेगा आपसे कि भारतीय वन्य जीव संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है। दूसरा पूछेगा आपसे कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है। भारतीय वन प्रबंधन पूछेगा तो भोपाल है। अभी आपका एग्ज़ाम MP.Tech का है, तो याद रखना कि भारतीय वन प्रबंधन कहाँ पर है? ये भोपाल में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? नीर नागपुर में है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर है? ये देहरादून में है। लेकिन यहाँ पूछा है कि वन जैव विविधता संस्थान कहाँ पर है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हैदराबाद, ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? ये संस्थान बताया हूँ, ये संस्थान आपको याद होना चाहिए। एक बार क्या करना, जो भी संस्थान है उनको एक बार देख के चल जाना। एक लिस्ट होगी, एक ही पन्ना होगा, आप 1-2 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और उस हिसाब से क्वेश्चन आएगा तो वो आपको क्लिक कर लेगा और आप ऑप्शन को सही लगा के जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के अबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? तो ध्यान रखना, के अबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में अवस्थित है। हुआ क्लियर? यह पार्क जो है लोकतक झील के दक्षिणी भाग में स्थित है। कहाँ पर? लोकतक या लोकटक झील के दक्षिणी भाग में स्थित है। और यह जो उद्यान है ये सिंघाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। हुआ क्लियर? सिंघाई हिरण को ही डांसिंग हिरण कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। कियाम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का अकेला तैरता उद्यान है। और ये भी ध्यान रखना कि फुमडिज द्वीप की एक श्रृंखला है जो मणिपुर के लोकटक झील में पाई जाती है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसल कन्वेंशन, राइडम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये सभी जो हैं
प्रदूषण का प्रबंधन संबंधी कन्वेंशन है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दिया गया है सूची 1 और सूची 2, ठीक है, और ये दिया गया है SDG यानी कि सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, ये दिया गया है और ये मिलान करने बोला है किसमें क्या है। तो पहले ये समझ जाइए कि ये क्या है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि सतत विकास लक्ष्य सर्वप्रथम 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किए गए थे और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इन्हें नई रूपरेखा देने के लिए, अपनी दुनिया में बदलाव करने के लिए, टिकाऊ विकास के लिए 2030 तक के लिए एक एजेंडा सेट किया और इसमें 2015 से लेकर 2030 के लिए 17 लक्ष्य तय किए गए, जिसमें 169 प्रयोजन तय किए गए और इन विकास के लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया गया। और सबसे मुख्य बात याद रखना कि इन 17 लक्ष्यों में कहीं पर भी अंतरिक्ष अनुसंधान शामिल नहीं था। तो 17 लक्ष्य क्या होते हैं, मैं यहाँ पे एक PPT ऐड कर दूंगा, ठीक है। पहले ये जान लीजिए कि सतत विकास जो 10वां नंबर है उसमें दिया गया है असमानताओं की कमी। जो SDG 13 है उसमें दिया गया है जलवायु परिवर्तन और जो SDG 14 है उसमें दिया गया है जल के नीचे जीवन और जो SDG 15 है उसमें दिया है भूमि पर जीवन, ठीक है। ये 17 लक्ष्य तय किए गए हैं। हर एक लक्ष्य का एक एक लक्ष्य तय किया गया है, 2030 तक इसे कंप्लीट करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? यहाँ पे मैं एक ऐड कर दूँगा PPT ताकि आपको 17 लक्ष्य पूरा याद कर लो आप, क्योंकि ये जस्ट अभी एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन कर लिया था। तो 17 जो लक्ष्य है आपको 2030 तक काम आएगा, तो 2030 तक के लिए आप याद कर लेना तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल जो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का स्रोत है? तो ध्यान रखना, जो धान के जो खेत होते हैं वो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विगत शताब्दी में वायुमंडलीय ओजोन परत के ह्रास का कारण क्या है? तो ध्यान रखना, विगत शताब्दी में वायुमंडलीय ओजोन परत के ह्रास का जो प्रमुख कारण है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हुआ क्लियर? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये समताप वायुमंडल में पहुंच जाती है और जब वहां पहुंचती है तो वहां पे जो ओजोन गैस होती है, O3 होती है, उस गैस को क्षरण करने का, उसे ह्रास करने का आरंभ कर देती है। और जो CFC गैस निकलती कैसे है? तो ये CFC जो गैस है ये एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर आदि जो उपकरण होते हैं वहाँ से निकलती है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प के माध्यम से 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का प्रस्ताव पास किया। लेकिन सवाल उठता है कि ओजोन दिवस 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो उसका कारण है इसी दिन को 1987 को इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे। इसीलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में अम्लीय भवन का मुख्य कारण क्या है? तो ध्यान रखना, महासागर में जो अम्लीय भवन हो रहने की वहाँ पर जो अम्लीकरण हो रहा है उसका मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे है? क्योंकि जो वायुमंडल है वहाँ पर जो मानव की जो गतिविधियाँ हैं उसके कारण जो CO2 है वो अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल में पहुँच जाता है। तो जो 70% जल है पूरी पृथ्वी में, तो जो वायुमंडल में कार्बन उत्सर्जन हुआ है उसका जो 25% जो कार्बन है वो महासागर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है।
और जो महासागर होता है उसका जो जल होता है उसका ये जल को अम्लीय बनाने में सहायक होता है। इसीलिए जो है महासागर में अम्लीकरण का जो मुख्य कारण है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये बोला है कि वातावरण में प्रयुक्त में से किसकी अधिकता के कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी के जो वातावरण में मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। भारी उद्योग, ताप विद्युत ग्रह और वाहनों से निकलने वाले धुएं में अधिकतर धुएं में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और NO2 जलवाष्प और वर्षा के जल में घुलकर उसमें मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है और इसके बाद जो है वर्षा का जल पृथ्वी पर गिरता है तो पृथ्वी पर जो वनस्पतियां होती है, जो मृदा होती है, जो भवने होते हैं, उस पर ये नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। और जो ताजमहल है उसका जो पीला होने के कारण भी ये अम्लीय वर्षा है। तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं जिससे अम्लीय वर्षा होती है, एक है नाइट्रोजन ऑक्साइड और एक है सल्फर डाइऑक्साइड। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर पानी का सबसे बड़ा उपयोग क्या है? तो सिंपल सी बात है, वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक पानी का यूज़ कहाँ होगा? तो वो होगा सिंचाई पर। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करता कि इसके बाद सर्वाधिक उपयोग कहाँ होगा, तो वो होगा उद्योग में। वो भी उद्योग में कौन से? इसमें बिजली बनाने या मानव खपत के रूप में, दोनों में होगा। हुआ क्लियर? एक आंकड़ा याद रखना, एक डेटा याद रखना, आपको इससे हो जाए क्लियर। 1 किलो चावल जो है पैदा करने के लिए हमें 4000 से 5000 लीटर जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो है चावल को जल क्रांति फसल कहते हैं। अब 1 किलो चावल में इतना जल लग रहा है तो सर्वाधिक जल कहाँ जाएगा? वो सिंचाई में जाएगा। किसके? कृषि के। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र जो है केरल के तिरुवनंतपुरम में है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और ये भी ध्यान रखना कि ये संस्थान जो है चिकित्सा और पादप जैव प्रौद्योगिकी में अग्रणी खोजों और निष्कर्षों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है। इसका जो डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, उनका नाम है भूपेंद्र यादव ने 2022 में जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक हुई थी 67वीं, इस बैठक में उन्होंने घोषणा की थी कि 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। और ये भी ध्यान रखना कि जो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये पटना में है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? तो ध्यान रखना, इको मार्क जो प्रमाण पत्र है, जो सर्टिफिकेट है, ये भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ऐसे उत्पाद को प्रदान किया जाता है जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पारिस्थितिकी रूप से सुरक्षित है। यह प्रकृति में स्वच्छ और बाजार में पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद की पहचान करने में मदद करता है। इको मार्क जो सर्टिफिकेट होता है, इसकी शुरुआत जो है 1991 में की गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जो पर्यावरण से मित्रता हो। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं रखा गया है? मैंने बताया था आपको कि 2012 में रियो 21 सम्मेलन में 2030 के लिए एक एजेंडा सेट किया गया था
और इस एजेंडे के लिए 17 लक्ष्य बनाए गए थे और इन 17 लक्ष्यों में 169 जो है प्रायोजक ऐड किए गए थे। और इसके अंतर्गत जो बताया था मैंने कि उस 17 लक्ष्य में कहीं पर भी अंतरिक्ष अनुसंधान का जो लक्ष्य है ये सेट नहीं किया गया है। शून्य भूख भी है, गुणवत्तापरक शिक्षा भी है, लैंगिक समानता भी है, लेकिन कहीं भी अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है 17 लक्ष्यों में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है, वह क्लियर ध्यान रखना। सूची 1 दिया गया है, डे दिया गया है, घटना, ठीक है। जो 18 अप्रैल है इस दिन मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। जो 22 मई है इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जो 29 दिवस है ये बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 5 दिसंबर है ये विश्व मिट्टी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह क्लियर, ये ध्यान रखना। देखना आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ है, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम जिस मंथ में है उस मंथ के जितने भी दिवस है वो याद करना। उस मंथ के बाद जो मंथ आता है उसके दिवस याद रखना। और आपके एग्ज़ाम के 1 महीना पहले जो मंथ आ रहा है उसके दिवस बस याद रखना। तो आपको 3 मंथ के दिवस याद होना चाहिए। क्वेश्चन यहीं से आएंगे दिवस वाले, उठपटांग क्वेश्चन नहीं पूछता हो, वह क्लियर ध्यान रखना, इसे आप मिलान कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो ध्यान रखना जो पर्यावरण है उसके घटक होते हैं 3। एक होता है अजैविक, एक होता है जैविक और एक होता है सांस्कृतिक। जो अजैविक घटक है उसके अंतर्गत आएंगे वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। और जो जैविक घटक है उसके अंतर्गत आएगा उत्पादक यानी कि घास, उपभोक्ता यानी कि जो उसको खा रहा है, और अपघटक यानी कि सूक्ष्मजीव, ठीक है। और जो सांस्कृतिक है उसके अंतर्गत आएगा आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और जो सामाजिक है उसके अंतर्गत आएगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। वह क्लियर। और कहीं पर भी यहाँ पर ऑप्शन ए परिचालन नहीं दिया गया है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऑप्शन ए नहीं है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पर्यावरण है किससे बनता है? तो ध्यान रखना जो पर्यावरण है एक्चुअली अणु होता है। अणु से बनता है कोशिका, कोशिका से बनते हैं ऊतक, ऊतक जब मिलते हैं तो अंग बनते हैं, अंग जब मिलते हैं तो जीव बनता है, जब जीव बहुत से जीव मिलते हैं तो जनसंख्या बनती है, जब बहुत सी जनसंख्या मिलती है तो समुदाय बनता है, और बहुत समुदाय जब मिलते हैं तो ये बनता है पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, जिसके अंतर्गत जैविक घटक, भू आकृति घटक और अजैविक घटक सभी शामिल होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से सभी। ये ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम जो भी होता है, अगर आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में आपको कोई भी आंसर नहीं पता, ठीक है, आपको जब आंसर 100% नहीं पता है वहाँ पे आपको दिया गया है यह सभी, उपरोक्त में सभी जो ऑप्शन दिया गया है उसी को टिक करना। वह क्लियर ध्यान रखना, अगर जब नहीं पता है तब की कंडीशन में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखना एनजीटी यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 18 अक्टूबर 2010 को पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग को मानते हुए इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 2010, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो आर्टिकल 21 है ये निजता का अधिकार है, जिसमें कि आपको शुद्ध श्वास लेने का भी अधिकार दिया गया है। तो ये ध्यान रखना कि जो आर्टिकल 21 को ध्यान रखते हुए एनजीटी जो है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? तो ये सिक्किम है, सही पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का
पहला 100% जैविक राज्य है, ये भी कौन सा है? ये भी सिक्किम है, भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? तो ये सिक्किम है, ये सभी को पता होगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का 100% जैविक राज्य है? ये भी सभी पता है कि ये कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो ध्यान रखना, स्टॉकहोम में पर्यावरण पर संगोष्ठी जो प्रस्तावित की गई थी, ये की गई थी 1968 को की गई थी। हुआ क्लियर? और 1968 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उभरते हुए वैज्ञानिक प्रमाणों का उपयोग करते हुए पहली बार जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गई थी। वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। लेकिन यहाँ पूछा है संगोष्ठी, तो इसका आंसर होगा 1968। और क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNFCCC COP26 अधिवेशन में भारत द्वारा दी गई प्रतिबद्धता के संदर्भ में क्या सही नहीं है बोल रहा है? क्या बोल रहा है यहाँ पर? नहीं है। ठीक है, तो पहला है, भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन कमी करेगा, तो ये बिल्कुल सही है। हुआ क्लियर? दूसरा है, भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का 60% पूर्ति अक्षय ऊर्जा से करेगा। गलत, यहाँ पर आएगा 50%। हुआ क्लियर? तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसने पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो बी ऑप्शन सही नहीं है। हुआ क्लियर? ये भी ध्यान रखना कि भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाएगा, ये भी सही है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो 2030 तक जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, कार्बन तीव्रता में 45% से अधिक की कमी करना है, ये भी एक लक्ष्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना इस लक्ष्य की कि 2070 तक शून्य कार्बन यानी कि नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है। हुआ क्लियर? ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, मे पॉसिबल है कि आपको पूछ सकता है, इसलिए ये याद रखना। ठीक है, हुआ क्लियर? और यहाँ पर क्या आएगा? वो आएगा 50%। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया, जिसमें अंतिम बार संशोधन किया गया है। तो ध्यान रखना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था, ये सभी को मालूम है। इसके कुछ उपबंध थे जिसमें संशोधन जो है 1991 में किया गया था, और यहाँ कहीं पर भी 1991 नहीं दिया गया। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि जो 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इसे छाता विधान भी कहते हैं। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? तो ध्यान रखना, भारत का मन्नारी खाड़ी में पाई जाती है, कच्छ में पाई जाती है, लक्षद्वीप में पाई जाती है, पर कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन के जंगल जो है पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाने जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। यह विश्व का लगभग 20% जो ऑक्सीजन पैदा करता है। अत्यधिक विस्तृत होने के कारण जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा ये भाग को अपने में समाहित कर लेता है, इसीलिए इसे कार्बन सिंक भी कहा जाता है। किसे? अमेजन के जंगल को। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अमेजन वर्षा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ जैव समूह को चरम अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? चरम अवस्था कहते हैं। हुआ क्लियर? जब किसी आवास में वनस्पति समुदाय परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरने के बाद स्थिर दशा को प्राप्त हो जाती है, तो ये जो साइकिल है ये पूर्ण हो जाती है। इस दशा में जो पादप का सर्वाधिक विकास इसी क्षेत्र में होता है, इसीलिए इस अवस्था को चरम समुदाय या चरम अवस्था कहते हैं,
जो सबसे टिकाऊ समूह होता है पारिस्थितिकी तंत्र का। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू कार्बन क्या है? तो ध्यान रखना, ब्लू कार्बन दुनिया के महासागर और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में संग्रहित कार्बन है। महासागर और तट हमारे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करने का एक प्राकृतिक तरीका है। तट के साथ समुद्री घास, मैंग्रोव वन, दलदल कार्बन को कैप्चर या होल्ड करते हैं। इसी को हम कहते हैं कार्बन सिंक। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, महासागर, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र और प्रग्रहित कार्बन। हुआ क्लियर? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र पदछाप के मापन की इकाई है। ये ध्यान रखना कि जो इकोलॉजी फुटप्रिंट की जो अवधारणा है, ये कनाडा के दो वैज्ञानिक हुए हैं। एक का नाम है विलियम रिस और दूसरे हैं मिथियोस ने इस जो अवधारणा को प्रस्तुत किया था। इसकी जो कार्यविधि है, इसका मापन किया था कि मानव ने पृथ्वी की कितनी वहन क्षमता का उपयोग कर लिया है। पारिस्थितिकी पदछाप यानी कि इकोलॉजी फुटप्रिंट के मापन की यह इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर के रूप में जानी जाती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है? तो ये तो आपको याद होना चाहिए कि समुद्रिक ही होगा, क्योंकि 71 भाग में विस्तृत है धरातल के पृथ्वी के समुद्र। हुआ क्लियर? और 29% भूभाग पर स्थल है, इसलिए जो सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी में सर्वाधिक भाग में फैला है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी जीव का पारिस्थितिकी निकेत किससे संबंधित है? निकेत का अर्थ होता है कि किसी प्रजाति के समस्त क्रियाकलापों और संबंधों का यह योग है, जिसके द्वारा यह प्रजाति अपनी उत्तरजीविका तथा जनन के लिए अपने पर्यावास के संसाधनों का उपयोग करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा जीव के विशिष्ट प्राकृतिक वास से। हुआ क्लियर? ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय घटक नहीं है? नहीं है बोला, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो पारिस्थितिकी तंत्र घटक होते हैं वो होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। हुआ क्लियर? जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं उत्पादक यानी कि पौधे, उपभोग यानी जंतु, अपघटक यानी कि सूक्ष्म जीव। और जो अजैविक घटक है उसके अंतर्गत आते हैं कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और भौतिक कारक। कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आता है और अकार्बनिक पदार्थ में वायु, जल, ऑक्सीजन, CO2, NO2 आते हैं, ठीक है। और जो भौतिक कारक है उसमें तापमान, आर्द्रता, प्रकाश और वायुमंडल आते हैं, ठीक है। और यहाँ उसने क्या क्वेश्चन किया है? यहाँ क्वेश्चन किया है अजैविक घटक नहीं है। तो अजैविक घटक नहीं यानी कि यहाँ पर जो वनस्पति, जानवर, जीवाणु है, वायु नहीं है। कि वायु कहाँ आता है? वायु अजैविक घटक के अंतर्गत, अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत वायु आती है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्र में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो ध्यान रखना ये है भारत, ठीक है। भारत का पूछ रहा है वो दक्षिणी और पश्चिमी घाट जो है ये क्या होता है? ये आर्द्रता वाला वन है, ये सही है, ठीक है। दूसरा बोला है तुराई, दुआर, ये चौड़े पत्ते वाले वन होते हैं, ये भी सही है। कचकरण घास के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। पूर्वी दक्कन पठार यानी यह वाला जो क्षेत्र है जिसके बारे में पूछ रहा है ये बोल रहा है आर्द्र वन, जबकि ये शुष्क सदाबहार वन संबंधित है। तो यहाँ पूछा है सुमिलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। जो पूर्वी दक्कन पठार है ये शुष्क सदाबहार वन है, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू की गई थी? ये ध्यान रखना कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, जब भारत गुलाम था, तो पहली वन नीति आई थी 1894 में घोषित की गई थी। हुआ क्लियर? फिर हम हो गए आज़ाद 1947 को। उसके बाद जो पहली वन नीति आई थी वो आई थी 1952 को। हुआ क्लियर? उसके बाद जो द्वितीय वन नीति आई है वो आई है 1988 को आई है। हुआ क्लियर? और जो तीसरी वन नीति आई है ये जहाँ तक 2005 के आसपास आई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1988। हुआ क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है वन सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, वन सप्ताह जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। इसे याद रखने का तरीका ये है कि 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी सर्वाधिक कम होती है। इसीलिए जुलाई में पानी गिरने के बावजूद भी आपको गर्मी का एहसास अत्यधिक मात्रा में होता है, क्योंकि सूर्य जो है पृथ्वी के पास में होता है। और इसी समय जो है खरीफ की फसल लगाई जाती है। खरीफ की फसल जैसे कि धान को लगाया जाता है। और कौन सा महीना होता है? जुलाई का होता है। और 1 से 7 जुलाई को ही वन महोत्सव मनाया जाता है। वह क्लियर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो ध्यान रखना, सर्वाधिक जो परितंत्र होता है वो मेघरों में होता है, उसके बाद खास स्थल, फिर झील, फिर महासागर। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन सी। वह क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। जो मानव जो है ये प्राथमिक और द्वितीयक उपभोग दोनों है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। वह क्लियर। क्योंकि जो मानव होता है ये पादप से भी अपनी एनर्जी पूर्ण करता है, और जो द्वितीयक जो उपभोक्ता होते हैं उनसे भी अपना ये ऊर्जा को कंप्लीट करता है। यानी कि जो मानव होता है सर्वाहारी होता है, ये जीव जंतु और पौधे दोनों खा सकता है, इसलिए इसको रखा गया है प्राथमिक द्वितीयक दोनों रखा गया है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण जो है घास खाती है बकरी और बकरी खाता है आदमी। वह क्लियर। ये ध्यान रखना कि जो खाद्य श्रृंखला है ये विभिन्न जीवों के मध्य परस्पर भोज्य निर्भरता को प्रदर्शित करता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। तो ध्यान रखना, जो सर्वाहारी होते हैं इनको उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, और जो सर्वाहारी होते हैं ये मुख्यतः मनुष्य ही होते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि जो सर्वाहारी मुख्यतः मनुष्य को रखा गया है, क्योंकि ये अपना भोजन पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं। इन्हें सर्वोच्च पोषण स्तर के अंतर्गत रखा गया है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवमंडल के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मैंने बताया था आपको कि अणु होता है, अणु से बनती है कोशिका, कोशिका से बनती है अंग, अंग से बनता है जीव, जीव से बनता है जनसंख्या, जनसंख्या से समुदाय, समुदाय से पारिस्थितिकी तंत्र, और पारिस्थितिकी तंत्र से बनता है जीवमंडल। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जीव, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र और जीवमंडल। वह क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक परिघटना उत्पादन, परभक्षण, पोषक रूपांतरण तथा ऊर्जा पदार्थों का अंतर्वाहार, बहिर्वाहर जैसे प्रक्रम शामिल होते हैं? एक होता है जीवमंडल और एक होता है जीवधारी। और पर्यावरण के बीच में रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इस परिघटना में उत्पादन, परभक्षण, पोषण, रूपांतरण, ऊर्जा और पदार्थों का अंतर्वाह और बहिर्वाह जैसे प्रक्रम शामिल होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जैव भू रासायनिक चक्र। वह क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% नियम किससे संबंधित है? ये ध्यान रखना कि प्रत्येक पोषक स्तर के जीवों में अपने पिछले पोषक स्तर के जीवों से प्राप्त ऊर्जा का 10% ही संचित होता है। क्या बोला मैंने? प्रत्येक पोषक स्तर के जीवों में अपने पिछले स्तर के जीवों से प्राप्त ऊर्जा का 10% ही संचित हो पाता है। इसे लेंडेमान के ऊर्जा रूपांतरण का 10% का नियम कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक पहुंचने में 10% ऊर्जा ही संचित हो पाती है। ऑप्शन ए सही होगा। वह क्लियर। और इसे लेंडेमान के ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम कहते हैं। ध्यान रखना। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है? तो ये होता है हमेशा सीधा होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। प्राथमिक 100%, प्राथमिक उपभोग 10%, द्वितीयक उपभोग 1% और तृतीयक उपभोक्ता 0.1%।
ये हर समय ऊर्जा जो होता है, ये जो पिरामिड होता है ये हमेशा सीधा होता है। वह क्लियर, ये ध्यान रखना। जो ऊर्जा का पिरामिड है ये एक्चुअली ऊष्मा गति के नियम का पालन करता है। इसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर स्थानांतरित होने पर ऊर्जा को भी दिखाया जाता है और लेंडेमान के अनुसार 10% ही ऊर्जा संचित रह पाती है। तो आपको जो पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसका डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। वह क्लियर है, ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा रहता है। ऑप्शन डी सही होगा। ये कुछ पर्यावरण अधिनियम है, ये आपको पूरे याद में रखना। यहाँ से ये रखना कि भारतीय वन अधिनियम कब का है? 27 का है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? तो ये 1972 का है। जल प्रदूषण अधिनियम कब का है? तो 1974 का है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। ये आपको सारे याद होना, ठीक है। और इसके बाद अगर आप याद कर सको तो अच्छी बात है, लेकिन ये ज़रूर याद रखना, जनजाति अन्य पारंपरिक वन निवासियों के लिए वन अधिकार अधिनियम मान्यता अधिनियम 2006, ये याद रखना, ठीक है। ये जो लिस्ट दी गई है ये पढ़ लेना आप, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है? वायु प्रदूषण जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है। इसमें दिया गया है वायु प्रदूषण जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? CO2 के कारण होती है। ओजोन परत का जो क्षरण किससे होता है? CFC से होता है। अम्ल वर्षा क्यों होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। और भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिसाव हुई थी? तो वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। हुआ क्लियर? ये सूत्र भी याद रख लेना क्योंकि आपकी एग्ज़ाम MP की है। तो MP में घटना घटी है 1984 में, तो आपको ये क्वेश्चन कर सकता है और ये कर भी चुका है वनडे एग्ज़ाम में, इसलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। त्वचा कैंसर कैसे होता है? पराबैंगनी प्रकाश के कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण मापते हैं डेसीबल में। वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड कारण होता है। और ओजोन छिद्र जो है ये क्यों हुई है? इसका क्षरण हुआ है, इसका मेन कारण क्या है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। वक्र आप मिलान कर लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो मापदंड क्या है? तो ध्यान रखना, वाहनों से निकलने वाले धुएं से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो यूरोप समुदाय के देश है उन्होंने मापदंड निर्धारित किया है, उसे ही कहते हैं यूरो मापदंड। जो BS मॉडल आया था बाइक का, आप सुनेंगे BS6 BS5, ये भारतीय मानक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन C, वाहनों से निकलने वाले हानिप्रद गैसों को नियंत्रण करने के लिए एक मापदंड निर्धारित करना। वह क्लियर कि इससे अधिक धुआं निकलता है तो वो जो वाहन है उसे स्क्रैप नीति के अंतर्गत उसे नष्ट कर दिया जाएगा, वो दोबारा उस सड़कों में नहीं चलेगा क्योंकि वो प्रदूषण अत्यधिक मात्रा में फैला रहा है। वह क्लियर? इसीलिए जो है भारत में अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लाए जा रहे हैं ताकि जो 2070 है वहाँ पे हम नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन कर सके। वह क्लियर, ध्यान रखना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर क्या है? तो ध्यान रखना, ग्रीन मफलर यानी होता है कि ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों के किनारे वृक्षारोपण। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जो गैस निकली थी वह थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन C सही होगा। ये जो घटना 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी। तो मैं एक वीडियो ला दूंगा आपके लिए जिसमें MP की पॉलिटी, MP का हिस्ट्री, MP की संस्कृति, MP का इतिहास, MP की अर्थव्यवस्था, ये सभी पार्ट होंगे उसमें, ठीक है। और इसमें वो क्वेश्चन लाया जाएगा जो क्वेश्चन अब तक एग्ज़ाम में आ चुके हैं, क्योंकि एक बार क्वेश्चन कर चुका है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा राज्यपाल था उस समय, CM कौन सा था, ये पूछ चुका है। इस प्रकार क्वेश्चन जो होंगे वो वहाँ पर मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। तो एक बार उस वीडियो को भी देख के चले जाना। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन C, मिथाइल आयोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसमें देश का पहला काई यानी लाइकेन पार्क 2020 में विकसित किया गया है? तो ये है उत्तराखंड।
और जो लाइकेन है ये कैसे बनता है या काई कैसे बनती है, तो ये शैवाल और कवक के मिश्रण से बनती है लाइकेन। और लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का अच्छा सूचक होता है। जहाँ पे वायु प्रदूषण होता है वहाँ पे ये उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वायु प्रदूषण वहाँ पे होता है जहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, और सल्फ़र डाइऑक्साइड जहाँ पे अत्यधिक होगी वहाँ पे लाइकेन पैदा नहीं होता। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 2019 जनवरी 2019 में पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सर्वेक्षण वायु कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रण और पर्टिकुलर मैटर पीएम सांद्रता को 2017 के आधार पर 2024 तक 20 से 30% कम करना। वह क्लियर? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष मगरमच्छ परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो ध्यान रखना, मगरमच्छ की गिरती जनसंख्या को देखते हुए 1975 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की सहायता से मगरमच्छ प्रजनन और प्रबंधन प्रोजेक्ट शुरू किया। मगरमच्छ IUCN की सूची में गंभीरता यानी कि क्रिटिकली संकटग्रस्त सूची में शामिल है। IUCN की स्थापना जो है 1948 को की गई है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1975। यहाँ पे आपका जो पर्यावरण संबंधी जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। इसके जो मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये समाप्त होते हैं, ठीक है। अब जो भी नेक्स्ट पार्ट होगा, आपको डिमांड इसकी होगी वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि मैं वही पार्ट को पहले लाऊंगा तो मैं सभी लाऊंगा, परंतु जो भी आपको डिमांड लग रही कि इसके हमें MCQ चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स, गुड बाय।